प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के अंतर्गत हम समाज के विभिन्न तबकों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए हम कई बार सतत प्रयास करते रहते हैं। चाहे वो समस्याएं स्त्रियों से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, और चाहे उन वंचित वर्गों से संबंधित हो जो सदियों से अधिकारों से वंचित रहे हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग संप्रदाय से संबंधित लोगों का निवास है। ऐसे ही भारतीय समाज में हमें कुछ ऐसे भी वर्ग दिखाई देते हैं जिनको प्रारंभ से ही समाज में मुख्य धारा से उन्हें नहीं जोड़ा गया, और इसी का परिणाम ये हुआ कि वे अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते रहे हैं। उनमें अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक प्रमुख हैं, जिनकी अपनी समस्याएं, अनुसूचित जाति की अपनी समस्याएं हैं तो अनुसूचित जनजाति की कुछ अपनी समस्याएं हैं। क्योंकि इनका पर्यावरण भिन्न है इसलिए समस्याएं भी भिन्न हैं। इसी प्रकार के अल्पसंख्यकों की भी अपनी समस्याएं हैं। तो आज हम अनुसूचित जनजातियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उससे संबंधित बात करेंगे कि अनुसूचित जातियां किसे कहते हैं, यानी कौन कौन सी जातियां हैं जिन्हें हम अनुसूचित जाति के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है, इनकी परिभाषा क्या है जो अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई है, और इनकी प्रमुख प्रमुख समस्याएं कौन सी है और सरकार ने उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए हैं। तो जब हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें सभी धर्म, भाषाओं और वर्गों के लोग निवास करते हैं। इन्हीं में से मनुष्यों का एक समूह ऐसा भी है जो आज भी आदिम अवस्था में रह रहा है। आदिम जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव, और वह प्रिमिटिव इस रूप में है कि वो उसी प्रकार का जीवन यापन कर रहा है जैसे कभी हम करते थे, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये ने ऐसे लोगों को पिछड़े हिंदू नाम दिया। वहीं अन्यों ने इसे वन्यवासी, वनवासी, पहाड़ी प्रजा, काली प्रजा, गिरिजन इत्यादि नामों से संबोधित किया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने जनजातियों की एक ऐसी सूची बनाई जिनके विकास को विभिन्न आयामों में विकसित करने का बीड़ा उठाया था। अर्थात आज़ादी के बाद एक शेड्यूल बनाई गई जिनमें दो वर्गों को रखा गया। एक वे जातियां जिनके प्रति भेदभाव रखा गया, जिनको अस्पृश्य माना गया, उन्हें तो अनुसूचित जातियां कहा। दूसरी वे जातियां थी जो जंगलों में रहती थी, पहाड़ों के इर्द गिर्द बसी हुई थी, नदियों के आसपास जिनका निवास था, उनको इस अनुसूची में डाला गया। तो ऐसी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां नाम दिया। जो जनजातियां इस अनुसूची में सम्मिलित की गई उन्हें अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया। अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को समझने के लिए जनजातियों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करना और यह बताना आवश्यक होगा कि अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य, किसे हम अनुसूचित जनजाति कहें। हम उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों का भी वर्णन करेंगे जो उन्हें प्रदान किए गए हैं। उनकी जनसंख्या की प्रोफाइल, भौगोलिक क्षेत्र और नस्लीय और भाषाई समानता पर भी चर्चा करना उचित रहेगा। इसके साथ उन समस्याओं के प्रमुख कारण और उनकी प्रमुख समस्याओं को भी स्पष्ट करेंगे। तो जब हम जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों की पहचान के बारे में बहुत कम विवाद है। आम धारणा इस बारे में यह है कि इस वर्ग में उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए जो पूरी जनसंख्या में आदिवासी लक्षण, आदिवासी जिसका निवास आदिम अवस्था में है या अपने स्थानीय और सांस्कृतिक अलगाव के कारण अपनी अलग पहचान रखते हैं।
इसके अतिरिक्त जनजातियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से इसकी परिभाषाएं दी हैं। जब जनजातियों की परिभाषाओं की बात करते हैं तो गिलिन और गिलिन ने परिभाषित करते हुए कहा, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। तो जनजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिनका एक निश्चित भूभाग है, जिसको हम उसी भूभाग से पहचानते हैं। जैसे हम कहते हैं नीलगिरी के टोडा या मालाबार हिल के नायर, अर्थात उनका संबंध उस इलाके से है जहाँ से उनका जुड़ाव है, जहाँ से उनका संबंध है। इसी तरह की परिभाषा रिवर्स ने दी है। रिवर्स कहते हैं जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। तो जनजाति की जब परिभाषा देते तो मजूमदार ने भी अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। ऐसा व्यक्तियों का समूह जिनके अपने तौर तरीके हैं, जिनकी अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति उनकी भाषा है, उनका स्थान है, उनके नियम हैं और वे सभी उन नियमों का पालन करते हैं, उन निषेधों का पालन करते हैं जो उनके समाज में प्रचलित है। ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम एक जनजाति कहते हैं। तो जनजाति की एक निश्चित पहचान है उनका भूभाग, निश्चित भूभाग से उनका संबंध। जैसे हम राजस्थान में लें तो भील कहाँ के कि दक्षिण राजस्थान के, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा इत्यादि। इसी तरह मीणा जनजाति को हम कहते सवाई माधोपुर, अलवर इत्यादि की। सिरोही की गरासिया जनजाति, तो हर एक का अपना एक निश्चित स्थान है, उनकी अपनी एक भाषा है। जैसे भीली भाषा बोलते हैं, उनकी अपनी भाषा है और उसी में उनका संचार होता है। उनकी अपनी समान संस्कृति है और उसी की पालना वो करते रहते हैं। तो ऐसी जनजातियां हमें भारत के अनेक राज्यों में, सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर और पंजाब, बाकी सभी राज्यों में इनकी जनसंख्या कहीं अधिक और कहीं कम है। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा में इनकी जनसंख्या अधिक है और बाकी के राज्यों में इनकी जनसंख्या कम है। लेकिन एक बहुत बड़ा भाग जनसंख्या का, अगर हम कहते हैं 8% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। हालांकि आज़ादी के पश्चात सरकार का यह प्रयास रहा कि जनजातियों को सभ्य समाज के साथ लाकर रखा जाए। तो कुछ जनजातियां आज गांवों और नगरों में आकर बस गई, लेकिन कुछ जनजातियां आज भी अपने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करती हैं, घने जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों के इर्द गिर्द। तो उन दोनों की अपनी अपनी कुछ समस्याएं हैं। तो जब हम जनजातियों की समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याओं के कुछ कारण होते हैं, बिना कारण को कोई समस्या नहीं होती। तो जनजातियों की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों की बात करें तो घने जंगलों और पहाड़ों पर उनका निवास रहा है, इसलिए उनके सामने समस्याएं आई है। जनजातियों की समस्याओं में एक कारण इनका निवास स्थान भी माना जाता है। ये जनजातियाँ हमेशा से ही घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों के इर्द गिर्द तथा दूर दराज के क्षेत्र में रह रही हैं, जिससे कि अन्य लोगों का उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप सभ्यता का प्रकाश उन तक नहीं पहुंचा है और आज इसी कारण से ये कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। इसी प्रकार से कई बार बाहर के लोगों से उनका संपर्क हो गया, बाह्य समाज से संपर्क। जनजातियों की समस्या का एक प्रमुख कारण उनके बाह्य समाज से संपर्क भी है। जब से इनका संपर्क सभ्य समाज से हुआ, तब से इनकी संस्कृति लुप्त हो रही है, उनकी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं चरमरा रही हैं और एकीकरण के मार्ग में रुकावट भी आ रही है।
क्योंकि संस्कृतियों के एकीकरण से न तो वो अपनी संस्कृति को छोड़ पा रहे हैं और न दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो एक संक्रमण काल की स्थिति है और वही उनकी समस्या का कारण बना है। इसी तरह ईसाई धर्म के प्रचारकों का भी प्रभाव उनकी समस्या का कारण रहा है। जब ईसाई धर्म के लोग या प्रचारक भारत आए और उनका संपर्क इन लोगों से हुआ, तब से नई नई समस्याएं इन जनजातियों के सामने उभर कर आई है। इन धर्म के प्रचारकों ने इन्हें उनके उत्थान एवं कल्याण के नाम पर उन्हें आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया तथा उनकी गरीबी और अज्ञानता का लाभ उठाया। परिणाम स्वरूप धर्म परिवर्तन एवं पर संस्कृति ग्रहण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी तरह नए प्रशासनिक कार्य, भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद अलग अलग विभाग बनाए गए। जंगल विभाग बना, इसी तरह से खनन विभाग बना। ऐसे अनेक विभागों के परिणाम स्वरूप अधिकारियों की नियुक्ति हुई। उन नियुक्तियों के कारण भी जनजातियों के सामने समस्या आई। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रत्येक क्षेत्र के नए नए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। इन अधिकारियों ने जनजातीय लोगों के मनमानी ढंग से होते आर्थिक उत्पादन और अन्य प्राकृतिक पर्यावरण से दोहन की प्रकृति पर अंकुश लगाया, जिससे उनके सामने भरण पोषण एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के मार्ग में रुकावटें आने लगी, जो उनकी समस्याओं का कारण बन गई। ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे कि उनकी समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आज भारत में जनजातियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका सामना कर रही हैं? उन समस्याओं की बात करें तो सबसे गंभीर समस्या उनके सामने आर्थिक समस्या, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भारतीय जनजातियां अपने परंपरागत क्षेत्र में रहकर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन्हें न भरपेट भोजन और न ही तन ढकने को पूरे वस्त्र और न ही रहने को ढंग से मकान मिल पाते हैं। उनकी ये समस्याएं सभ्य समाज के संपर्क के बावजूद भी कम नहीं हुई, बल्कि और बड़ी है। इनकी प्रमुख अगर आर्थिक समस्याओं की बात करें तो बेरोजगारी एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। यह वह समस्या है जो जनजातीय लोग गांव में और शहरों में भोग रहे हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बावजूद तथा काम की जिज्ञासा रखने के पश्चात भी उन्हें उचित रोजगार नहीं मिल रहा है और उनका एक बड़ा भाग आज भी बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है, जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इसी बेरोजगारी का परिणाम है निर्धनता। जनजातियों के सामने निर्धनता भी एक प्रमुख समस्या है। इसका कारण यह है कि एक तो यह लोग बेरोजगार हैं और अगर रोजगार कर भी रहे हैं तो आमदनी इतनी कम है कि उससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याएं और खड़ी हो रही हैं। और इन दोनों परिस्थितियों ने उन्हें एक तीसरी समस्या से और जोड़ दिया और वह है इनडेप्टेडनेस अर्थात ऋणग्रस्तता। जनजातियों की अशिक्षा का लाभ गांव के और शहर के लोगों ने यह उठाया कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पैसा तो दिया, लेकिन अधिक से अधिक ब्याज वसूलने का कार्य भी किया। इससे वे भोले भाले इन सभ्य लोगों के चुंगल में फंस गए और पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणग्रस्तता के बोझ से दबते गए। आज जनजातियों का एक बड़ा भाग ऋणग्रस्तता का शिकार है, जो इनकी प्रमुख आर्थिक समस्या है। इसी तरह की उनकी दूसरी समस्या है शिक्षा संबंधी समस्या। जनजातीय लोगों की शिक्षा संबंधी समस्याओं से भी वो जूझ रहे हैं, जो उनकी एक गंभीर समस्या है। इसका कारण यह है कि जहाँ पर इनका निवास है वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं विकसित ही नहीं हुई, अर्थात दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी स्कूलें नहीं खुली जिससे कि वे शिक्षित हो सकें, जिससे शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका। इसलिए अधिकांश जनजातियां अशिक्षित रहीं। जहां पर शिक्षण संस्थाएं खुल भी गई, वहां पर निम्न आर्थिक स्थितियों के कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। हालांकि सरकार ने इनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इन लोगों का यह कहना है कि फीस के अलावा
अन्य खर्च भी स्कूल भेजने पर होता है जो इनके वश में नहीं है या इनके वश के बाहर है। इसलिए ये लोग अशिक्षित रहे। शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ, इसका कारण यह भी है कि स्कूलों में शिक्षा का माध्यम जनजातीय भाषा में न होकर क्षेत्रीय भाषा में है, जिसको जनजातीय लोग समझ नहीं पाते। शिक्षा अर्जित न कर पाने के कारण एक कारण यह भी है कि स्कूलों में सवर्ण और जनजातियों के बीच भेद रखा जाता है, जिससे कि ये लोग शिक्षा ग्रहण करने से हिचकिचाते हैं। इसलिए अधिकांश जनजातियों के लोग अशिक्षित हैं। आज के युग में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है, इसलिए ये सभ्य समाज में रहकर भी उस प्रकार की सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे हैं जैसी कि अन्य लोग जुटाते हैं। अशिक्षा के कारण ही उनका शोषण हो रहा है और अन्य व्यवसायों की जानकारी के अभाव में ही उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे निम्न स्थान मिल रहा है, जो उनकी एक प्रमुख समस्या है। जब कभी हम जनजातीय समाज में जाकर बात करें कि वो अपने बच्चों को क्यों नहीं शिक्षित करना चाहते या क्यों शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, तो एक सीधा सा उत्तर देते हैं कि शिक्षा पर खर्च करेंगे, उससे अच्छा यह है कि हम अपने बच्चे को खेत पर काम करने भेजें। वहाँ जाएगा तो 2 रुपया कमा कर लाएगा, और अगर शिक्षा के लिए भेजेंगे 2 रुपया खर्च होगा। हम उनसे यह कहें कि आज अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो कल उसे 4 रुपये मिलेंगे, तो करें कल जो उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होगी उस 4 रुपये से वो आज कैसे होगी। तो आज 2 रुपये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की भविष्य के 4 रुपये। वो कहते हैं हाथ में एक पक्षी है वो ज़्यादा उचित है बनिस्पत पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हों। तो इस तरह से वो अपना लॉजिक देकर, अपना तर्क देकर कहते हैं कि शिक्षा अगर हम प्राप्त कर भी लेंगे तो आज हमारी आवश्यकता कैसे पूर्ण होगी, उसकी पूर्ति के लिए हम शिक्षा पर जो खर्च करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अधिकांश जनजातियों में भी आज शिक्षा का स्तर बहुत नहीं बढ़ा है। इसी तरह की एक समस्या है जिनको हम सामाजिक समस्या कहते हैं। नगरीय एवं सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण जनजातीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन कभी नहीं रहा, हमेशा से विलंब विवाह या लेट मैरिज ही रही है। हमेशा बड़ी आयु के लड़के और लड़कियों का विवाह होता रहा है, लेकिन सभ्य समाज के संपर्क में आने से उनके यहाँ भी बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया, जिससे बाल विवाह के प्रभाव की बात करें तो जिससे प्रसव के समय माताओं की मृत्यु, छोटी आयु में लड़की पर मातृत्व का बोझ, परिवार के कार्यों का बोझ, छोटी आयु में यौन संबंध के स्थापित हो जाने से उनका विकास रुक जाना, कमजोर और निर्बल संतानों की उत्पत्ति, ऐसे दुष्परिणाम हैं जो कभी उनके समाज में नहीं रहे, लेकिन जब सभ्य समाज के संपर्क में आए तो उनके यहाँ भी ये समस्या खड़ी हो गई। इसी प्रकार से जनजातियों में दहेज की प्रथा कभी नहीं रही, उनके यहाँ पर कन्या मूल्य की प्रथा है। उनके यहाँ कन्या मूल्य का रिवाज है और वह भी सीमित रूप में बहुत कम कन्या मूल्य देना पड़ता है, जबकि सभ्य समाज में दहेज लेना और देना प्रतिष्ठा का सूचक बन जाने से जनजातियों में भी कन्या मूल्य बढ़ गया। एक तो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति निम्न थी, ऊपर से कन्या मूल्य के बोझ ने उन्हें और निर्धन बना दिया। इसी तरह विवाह पर प्रतिभोज का आयोजन करना, दिखावे के रूप में रोशनी करना, बैंड बाजों को विवाह में सम्मिलित करना इत्यादि बढ़ जाने से जनजातियों को अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से एक जनजातियों की विशेषता थी युवागृह। युवागृह जिसको हम यूथ डॉर्मिटरीज कहते हैं, उन यूथ डॉर्मिटरीज में युवा, युवक और युवतियां रात्रि का समय उन युवा गृहों में व्यतीत करते, जहां संस्कृति का आदान प्रदान होकर परंपरा, मूल्य इत्यादि को वो सीखते हैं, अर्थात समाजीकरण का एक माध्यम होता था युवा गृह। पर जब सभ्य समाज के संपर्क में आए तो हमने उनका युवा गृह बंद कर दिया, कहा यह अनैतिक है सभ्य समाज की दृष्टि में। तो जहां उनके संस्कृति का हस्तांतरण होता था उसे हमने बंद कर दिया, तो वह भी उनके लिए समस्या का कारण बन गया। जनजातियों में युवा गृह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उस गांव के सभी अविवाहित लड़के लड़कियां रात्रि एक साथ बिताते थे और अपने योग्य जीवन साथी का चुनाव भी
कर लेते थे, जिससे कि विवाह के पश्चात विवाह विच्छेद की नौबत न आए। लेकिन आज सभ्य समाज के संपर्क में आने से युवा ग्रह समाप्त हो गए और विवाह विच्छेद अधिक होने लगे हैं, जो उनकी एक प्रमुख समस्या है। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उनके सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। जनजातियों की प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से भी एक समस्या उनके स्वास्थ्य स्तर में गिरावट है। अशिक्षा के कारण ही ये जनजातीय लोग प्रारंभ से ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जनजातीय लोग आज निर्धन होने के कारण एक जोड़े से अधिक कपड़े प्राप्त नहीं कर पाते। वस्त्रों के मैले हो जाने पर भी उसे ही पहनते रहते हैं, जिससे कि उन्हें कई चर्म रोग व अन्य रोग हो जाते हैं। रोगों के बारे में प्रारंभ से ही इन्हें जानकारी नहीं रही कि किस प्रकार रोगों से बचा जा सकता है। रोग हो जाने पर वे प्रमुखतः देवी देवताओं को प्रसन्न करना या झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र इत्यादि क्रियाएं ये लोग करते रहे हैं, जिससे उनकी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। आज सरकारी प्रयासों से गांवों में अस्पताल खोल तो दिए गए हैं, लेकिन ये अस्पताल जनजातियों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। जनजातीय लोगों को पौष्टिक भोजन व आवश्यक पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति निर्धनता की, बेरोजगारी की है। इसके अभाव में भी उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। आज़ादी से पूर्व ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी गुप्त रोग इन जनजातियों को उपहार स्वरूप दे दिए। उन रोगों के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगे हैं और आज भी अधिकांश जनजातियां ऐसी बीमारियों से मृत्यु का शिकार हो रही है। इसी प्रकार की उनकी अपनी एक समस्या दुर्गम निवास स्थान। वो कई जगह नगरों में आकर बस गए, गांव में बस गए, लेकिन उचित सुख सुविधा संपन्न मकान नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए गंदी बस्तियों में रहकर नरकीय जीवन जी रहे हैं। जनजातीय लोगों की एक महत्वपूर्ण समस्या दुर्गम स्थान। ये जनजातीय लोग प्रारंभ से ही पहाड़ी भागों, घने जंगलों, खुले मैदान, नदियों के इर्द गिर्द रहे हैं, जहाँ की सड़कों का अभाव है, जिससे यातायात एवं संचार के साधन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन लोगों से संपर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है। इसलिए ये जनजातीय लोग कई वैज्ञानिक आविष्कारों से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो और सिनेमा की सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। इन जनजातियों का आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी एवं राजनीतिक समस्याएं भी सुलझ नहीं पा रही हैं, चूँकि उनका निवास स्थान दुर्गम क्षेत्र में है। जनजातियों में एक और समस्या है और वह है उनकी सांस्कृतिक समस्या। जब कभी हम सांस्कृतिक समस्या की बात करते हैं तो उसका मूल आधार उस समाज की संस्कृति के तत्वों से ही होता है। तो चूंकि जनजातियों की अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना पहनावा है, उनके अपने मूल्य हैं, उनकी अपनी परंपराएं, प्रथाएं हैं, तो कई बार वे मूल्य, प्रथाएं, परंपराएं, उनकी संस्कृति के तत्व ही उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी समस्याएं जो संस्कृति के तत्वों से होती है, उसे हम सांस्कृतिक समस्या कहते हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति होती है और जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि संस्कृति मूल रूप से मनुष्य ने विकसित किया अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन साथ में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के माध्यम से उनका मनोरंजन भी होता है। जैसे मुक्त वातावरण में रहते हुए उमंग से त्योहारों को आयोजित करना। उनके अपने 30 त्योहार होते हैं जो उमंग से मनाते हैं। नृत्य करना, धर्म के अनुकूल धार्मिक उत्सवों को मनाना, विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना, भाषा के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, ये सभी संस्कृति के अंग हैं। लेकिन जब से सरकारी प्रयासों ने उन्हें विवश कर दिया कि वे अपने अपने परंपरागत क्षेत्रों को छोड़कर गांव या सभ्य समाज, नगर में आकर बसने लगे हैं, तो एक सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था उत्पन्न हो गई और उस सांस्कृतिक संक्रमण के कारण बहुत सारी संस्कृति के तत्वों में जो परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम समस्या के रूप में उभर कर आया। जैसे
जनजातीय समाजों में कभी भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं रहा। उनमें हमेशा बड़ी आयु में विवाह हमें देखने को मिलता है, लेकिन सभ्य समाज में छोटी छोटी आयु में विवाह हो जाना या बाल विवाह हो जाने से उसका प्रभाव जनजातीय समाज पर भी पड़ा और जनजातियों में भी बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। उससे स्त्री के शरीर पर उसका प्रभाव दृष्टिगत होने लगा। छोटी छोटी आयु में कई बार प्रसव पीड़ा सहन न कर पाने के कारण मृत्यु की शिकार हुई। कई बार निर्बल और कमज़ोर बच्चे पैदा हुए। ये सब जनजातीय समाज में कभी नहीं थे, परंतु सभ्य समाज से अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें हमें जनजातीय समाज में देखने को मिली, जो उनके समाज में उत्पन्न एक समस्या, सांस्कृतिक समस्या है। इसी तरह जनजातियों में दहेज की प्रथा कभी नहीं रही, बल्कि उनके यहाँ पर कन्या मूल्य, जिसको ब्राइड प्राइस कहते हैं, ब्राइड प्राइस कन्या मूल्य वह प्रथा है जिसमें जब कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है तो उसका मूल्य लगाता है और जो भी वर पक्ष के लोग या वर उस मूल्य को चुका देंगे उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो ऐसी कन्या मूल्य की प्रथा में एक बहुत छोटी सीमा तक ही कन्या मूल्य का आदान प्रदान होता है, यानी बहुत सीमित संख्या में ही आदान प्रदान होता है। लेकिन सभ्य समाज के संपर्क में आने से, चूंकि सभ्य समाज में कन्या मूल्य की प्रथा न होकर दहेज की प्रथा है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के लोगों से दहेज की मांग करते हैं और यह उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर होता है। तो यह दहेज प्रथा भी उनके समाजों में उत्पन्न हुई। जनजातियों में दहेज की परंपरा के स्थान पर कन्या मूल्य का रिवाज था और वह भी सीमित रूप में, जबकि सभ्य समाज में दहेज लेना और देना प्रतिष्ठा का सूचक बन गया और जनजातियों में भी कन्या मूल्य बढ़ गया। उसी का प्रभाव, जहाँ दहेज की संख्या बढ़ी वहाँ कन्या मूल्य के मूल्य भी बढ़े। एक तो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति निम्न थी, ऊपर से कन्या मूल्य के बोझ ने इन्हें और निर्धन बना दिया। इसी तरह विवाह पर बहुत सारे दिखावे और दिखावे में प्रीति भोज का आयोजन करना, घर के बाहर रोशनी करना, बैंड बाजों को विवाह में सम्मिलित करना इत्यादि इत्यादि, ये सब बढ़ जाने से उन पर बहुत अधिक आर्थिक खर्च बढ़ने से उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। जो उनके समाज में पहले समस्या नहीं थी, वह संस्कृति की देन के रूप में सांस्कृतिक समस्या विकसित हो गई। जनजातियों की संस्कृति में एक तत्व उनकी युवा गृह, जिसको यूथ डॉर्मिटरीज कहते हैं, जो उनकी अपनी पहचान, और कहते हैं कि युवा गृह जनजातीय समाज में संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण का माध्यम हुआ करता है, जिसमें उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले युवा लड़के और लड़की रात्रि का समय वहीं बिताते हैं और संस्कृति के तत्वों को सीखते हैं और उसका हस्तांतरण करते हैं। ऐसी युवा गृह की पहचान जो जनजातीय समाज में थी, वह भी सभ्य समाज में आने से नष्ट हो गई। जनजातीय समाजों में युवा गृह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें उस गांव के सभी अविवाहित लड़के लड़कियां रात्रि एक साथ बिताते थे और अपने योग्य जीवन साथी का चुनाव करते थे, जिससे कि विवाह के पश्चात विवाह विच्छेद की नौबत न आए। लेकिन आज सभ्य समाज के संपर्क में आने से युवा गृह समाप्त हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि जो विवाह विच्छेद का प्रचलन जनजातीय समाज में प्रायः नहीं था, वह धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा, जो कि उनके लिए एक समस्या बन गई। इसी तरह की एक समस्या जनजातीय समाज में और विकसित हुई और वह है राजनीतिक समस्या, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। वैसे तो जनजातीय समाज में जब राजनीतिक समस्या की बात करते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन जब सभ्य समाज के संपर्क में आए, गांवों और नगरों में आकर बस गए, तो उनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था राजनीति में, वह उचित मात्रा में नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो एक सीमित परिवार विशेष तक ही सीमित रह गया है। तो राजनीतिक समस्या भी एक प्रमुख समस्या रही है। प्रारंभ से ही ये लोग सभ्य समाज से अलग थलग रहे हैं, इसलिए राजनीति के संपर्क में ये लोग प्रायः नहीं आ सके, जिससे कि उनका सही प्रतिनिधित्व राजनीतिक गतिविधियों में नहीं हो सका। आज सरकारी प्रयासों से उनका एकीकरण होने लगा है। परिणाम स्वरूप ये लोग गांव और नगर में आकर बसने लगे। इसके पश्चात भी
राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नगण्य ही रही है। इसका कारण इनकी अशिक्षा और निम्न आर्थिक स्थिति ही है, जिससे इनका राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा। हालांकि सरकार ने आज़ादी के बाद आरक्षण के तहत जनजातीय समाजों को 7.5% राजनीति में आरक्षण देने की घोषणा की और वो चरितार्थ भी हो गया, लेकिन यह रिजर्वेशन, यह आरक्षण कुछ परिवारों तक ही सीमित रह गया और एक आम जनजातीय समाज का व्यक्ति उस राजनीति के साथ किसी प्रकार का तालमेल नहीं बिठा पाया और इसी कारण उनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीति में वो नहीं हो पाया है। वही उनकी अपनी समस्या है। तो जब जनजातियों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं तो कुछ प्रयास किए जाने चाहिए उनके समाधान के लिए, उनके निराकरण के लिए या उन समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाने के लिए। तो जब कभी हम जनजातीय समाज में अध्ययन करते हैं और हमको यह पता लगता है कि उनके समाज में आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या के निराकरण के लिए निर्धनता और बेरोजगारी या ऋणग्रस्तता को दूर करने का प्रयास करें। इसी तरह से अशिक्षा है तो अशिक्षा को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा के संगठन नहीं है, शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, वहां पर शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं और मूल रूप से उन्हीं जनजातीय समाजों के लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्हें शिक्षक के रूप में वह भर्ती किया जाए, ताकि जो भेदभाव सवर्ण और जनजातियों के बीच है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे उन कारणों को जानने के बाद अगर हम उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें तो जनजातीय समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण हो सकता है। जनजातीय विकास व कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी प्रयास किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ था तो उसमें सरकार ने जनजातियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया। उनके विकास के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई, एक संरक्षण व्यवस्था यानी प्रोटेक्शन और दूसरा डेवलपमेंट विकासी व्यवस्था। संरक्षीय व्यवस्था का तात्पर्य उस प्रकार की व्यवस्था से है जिसमें जनजातियों के हितों की सुरक्षा करना है। अगर कहीं पर शोषण हो रहा है या उन पर अत्याचार किया जा रहा है तो इस व्यवस्था के तहत उनकी रक्षा करना, ये संरक्षीय या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो जनजातीय समाज को एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसी तरह से विकासी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य लोगों को प्रगति के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे विकास के मार्ग पर सभ्य समाज की तरह आगे बढ़ सकें। इसके लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। संविधान में व्यवस्था की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 46, 164, 244, 275, 330, 332, 334, 338, 339, 342 एवं 5वीं और 6ठी अनुसूची में जनजातियों के हितों की रक्षार्थ विशेष उपबंध किए गए हैं, जिससे कि उन्हें उचित संवैधानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और उनका उचित प्रतिनिधित्व भी हो सके। इसी प्रकार विधान मंडलों में संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार जनजातियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित स्थान भी किए गए हैं, जिनमें 16(4) और 335 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों में जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार राज्य को दिया गया है। इसी प्रकार संविधान के अंतर्गत सम्मिलित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक कल्याण एवं सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संविधान के अंतर्गत जब इन्हें ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो धीरे धीरे जनजातियों का कल्याण भी हो रहा है और जनजातियों का विकास भी हो रहा है। तो मूल रूप से उनकी सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए सरकार ने संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, जिससे कि जनजातियों का उत्थान हो सके और सभ्य समाज के साथ मुख्य धारा में
वे जुड़ सकें और उसी प्रकार से अपना विकास कर सकें जिस प्रकार से गांवों और शहरों में रहने वाले सभ्य समाज के लोग अपना कल्याण और अपना विकास कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं सारांशतः कि वर्तमान में संपूर्ण जनजातियां एक संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। इस संक्रमण के दौरान जनजातियों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं की प्रकृति और कारण अलग अलग जनजातियों में भिन्न भिन्न है। जैसे कहीं पर आर्थिक समस्याएं हैं, तो कहीं राजनीतिक समस्याएं हैं, तो कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं, तो कहीं पर उनकी शैक्षिक समस्या भी प्रमुख है। कुछ जनजातियों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जैसे भील और गोंड में, तो कुछ अन्य जनजातियों में जैसे टोडा व कोरबा में जनसंख्या घट रही है। कई जनजातीय नगरीय संस्कृति के संपर्क में आई हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी मूल संस्कृति में कई परिवर्तन हुए हैं। उनमें दिशाहीनता एवं सांस्कृतिक छिन्न भिन्नता पैदा हुई है और मानसिक असंतोष भी बढ़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संरक्षीय और संवैधानिक व्यवस्था की है, जिससे उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो सकें और उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा मिल सके। अगर ये सही परिप्रेक्ष्य में इन सारी व्यवस्थाओं को लागू किया जाए तो जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है।